हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज नोन एज, जिसे हम बोलते हैं IBRD, है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसे हम और क्या कहते हैं, तो दैट इज़ नोन एज वर्ल्ड बैंक। तो बेसिकली IBRD एंड वर्ल्ड बैंक जो है ये आपका एक नेम जैसा है, ठीक है। इसी में आता है IBRD और IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये सब वर्ल्ड बैंक के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वॉज द एग्जिम बैंक एक्ट पास्ड। तो एग्जिम बैंक एक्ट जो पास हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? सो आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1981 में एग्जिम बैंक एक्ट पास हुआ था, ठीक है। एग्जिम बैंक मीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SCR इज इशूड फॉर डैश रिस्क। तो जो SCR है वो किस रिस्क के लिए इशू होता है? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, किस रिस्क के लिए इशू होता है? तो बेसिकली SCR होता क्या है? SCR होता है शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, है ना। ये ECGC के थ्रू इशू की जाती है ये, और ये बेसिकली जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनके शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ये उनके रिस्क को कवर करती है। सो आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग हेडक्वार्टर एट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू टैरिफ सरप्लस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीजेस, गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीजेस, सरप्लस ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर डिक्लाइंस, या ऑल ऑफ दी अबव। सो आंसर शुड बी ऑल ऑफ दी अबव। कैसे है ऑल ऑफ दी अबव? टैरिफ की वजह से क्या होता है? टैरिफ मतलब क्या होता है? टैरिफ मतलब होता है, आप जिसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, मतलब टैक्स। टैक्स किस चीज़ पे? गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ले रही है ना। जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जा रहे हैं उन पे जो टैक्स लिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ या कस्टम ड्यूटी। तो अगर टैक्स लिया जाएगा तो उससे गुड्स की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, है ना। जिन गुड्स पर टैक्स लिया जाएगा उनकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो सरप्लस है वो डिक्लाइन होगा, क्योंकि पहले वो कम दे के वो गुड्स पा सकते थे। तो अभी क्या होगा? उसकी प्राइस बढ़ जाने की वजह से, जैसे मैंने कोई सामान इंपोर्ट कराया, बाहर से मंगाया, तो बाहर से मंगाया तो उसके बाद क्या हुआ? अपनी कंट्री में मंगाने पर टैक्स भी दिया, तो अब जो प्राइस होगी वो ज़्यादा आएगी ड्यूटी की वजह से, टैक्स की वजह से। तो जो कस्टमर को मिलेगा वो ज़्यादा प्राइस पे मिलेगा, तो इनका जो सरप्लस है वो क्या होगा? डिक्लाइन होगा। गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, येस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि टैक्स अगर लेगी गवर्नमेंट तो उससे उनको इनकम होगी, तो उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी। सरप्लस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीजेस, तो टैरिफ की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनका सरप्लस इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा, क्योंकि टैक्स रेट अगर वो टैक्स पे करे तो वो उसे रिकवर भी कर ले जा रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और प्राइसेस भी इंक्रीज हो जा रही हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी, तो इसकी वजह से उनको सरप्लस हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द इम्पोर्ट बिल ऑफ इंडिया गोज टू। तो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन क्या है इम्पोर्ट बिल का? ये हमने पहले भी जो क्वेश्चन था उसमें भी था कि इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ का करते हैं। सो आंसर इज व्हाट? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी, है ना। सबसे ज़्यादा हमारा इसी पे होता है इम्पोर्ट, और यही हमारा जा रहा है इसका बिल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिग सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हम फॉरेन से जो पैसे मतलब इन्वेस्टमेंट करवाते हैं अपनी कंट्री में, तो बिग सोर्स कौन सा है इंडिया के लिए? FDI का सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो दैट इज आंसर इज व्हाट? जापान। तो जापान क्या है? FDI का बिग सोर्स है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ERIC वॉज फाउंडेड। तो किस ईयर में ये फाउंड की गई थी? ERIC, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1957। देखिए ये क्या है? पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन्ड है ना। और ये कब की आई थी? 30 जुलाई 1957 में आई थी। क्लियर है? और इसी का नाम रिनेम करके हमने क्या रखा था? ECGC रखा था। तो ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है, उसके पहले वो क्या थी? ERIC थी, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन थी। और एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब एस्टैब्लिश हुई? 1957 में, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ERIC वॉज रिनेम्ड एज एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ECGC लिमिटेड। तो ये कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो गया? 1964, ऑप्शन नंबर सी, 1964, राइट।
तो यहाँ पे देखिए पहली बात ERIC 1957 में, ARIC से ECGC में कन्वर्सन हुआ, ECGC लिमिटेड में 1964 में, और ECGC जो लिमिटेड था वो बन गया ECGCI, मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ECGCI। ये कब बना? 1983 में। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि ECGC लिमिटेड पूछा जा रहा है या ECGCI पूछा जा रहा है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो कब बना था? 1983 में। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC एस्टैब्लिश्ड? तो STC कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी? 1956 में, 18 मई 1956 में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो है एस्टैब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफेसर जैकब वाइनर डेवलप्ड दी। तो प्रोफेसर जैकब वाइनर ने क्या डेवलप किया था? तो जैकब वाइनर ने डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, नन ऑफ दी अबव। ये सब क्या है? ट्रेड के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो प्रोफेसर जैकब वाइनर ने क्या डेवलप किया था? तो उन्होंने किया था डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही में ये भी ध्यान रखिएगा, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड और डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड ये दोनों ही प्रोफेसर जैकब वाइनर के थ्रू डेवलप किए गए थे। जैसे ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन, ये सब चीज़ें इन्हीं के थ्रू थी। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन पूछ रहा या डबल फैक्टोरियल या सिंगल फैक्टोरियल पूछ रहा था, ये सब इन्हीं के थ्रू दिए गए कॉन्सेप्ट से, प्रोफेसर जैकब वाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ होम ट्रेड? इनमें से कौन सा होम ट्रेड का फॉर्म नहीं है? देखिए, लोकल ट्रेड करना तो ये तो होम ट्रेड है, मतलब डोमेस्टिक ट्रेड है। रीजनल ट्रेड, एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हो, वो भी क्या है? डोमेस्टिक या होम ट्रेड है। इंटर रीजनल ट्रेड मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में, है ना, इंट्रा रीजन, तो वो भी क्या विद इन रीजन कर रहे हो, तो वो भी क्या हो गया आपका वो होम ट्रेड हो गया, डोमेस्टिक ट्रेड हो गया। पर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मतलब आप पूरा जो एरिया आपका, आपके नेशन का एरिया है, उस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हो, मतलब आप दूसरी कंट्री या दूसरे नेशन से ट्रेड कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ होम ट्रेड, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड, है ना। जब हम अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री से ट्रेड करते हैं तो वही तुम्हारा फॉरेन ट्रेड हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड ये क्या हो गया? आपके नेशन का ट्रेड, विद इन अ कंट्री जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो वो सब क्या कहलाते हैं? आपका होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है। लेकिन जब कंट्री से बाहर गए तो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डैश इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो जाते हैं? मोबाइल रहते हैं, इमोबाइल रहते हैं, स्टैटिक रहते हैं, चीप रहते हैं। सो आंसर विल बी व्हाट? मोबाइल रहते हैं, है ना, गतिशील, कभी ना कभी चेंज, मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहते, चेंज होते रहते हैं, मूवमेंट्स उनमें रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वॉज प्रेजेंटेड बाय। तो कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी थी, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में ये आते हैं, तो मर्केंटाइल, एब्सोल्यूट एडवांटेज, रियल एडवांटेज, ये सब जो थ्योरीज दी गई थी, वो इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पूछा जा रहा है किसने प्रेजेंट करी थी। तो ध्यान किया, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी थ्योरीज का लिंक दे दिया है, जहाँ पे जितनी भी ये इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज है उनको समझाया गया है कॉन्सेप्ट, और छोटा वीडियो है, आप उसको देख लेंगे तो सारी थ्योरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उससे क्वेश्चंस आते ही हैं बेसिकली। तो थ्योरीज क्लियर करिएगा ज़रूर। थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज प्रेजेंटेड बाय होम, तो आंसर हो जाएगा आपको डेविड रिकार्डो, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें ये कहा गया था कि आपको जब ये ट्रेड आप कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड, जितनी भी थ्योरी दी गई वो यही दी गई है कि इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम करते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड करें, तो हमें कब किससे क्या चीज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करनी चाहिए, मतलब इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग थ्योरीज दी गई थी। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी का क्या कहना था कि कंट्री को वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूस करना चाहिए लो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट पे, और किससे? अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन, मतलब जो वो अपने यहाँ पे जैसे दूसरी कंट्रीज जिस कॉस्ट पे काम कर रही हैं, जब वो उससे लोअर पे कॉस्ट पे काम कर पाएँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, तो उनको वो चीज़ें प्रोड्यूस अपने यहाँ पे करनी चाहिए, अदरवाइज उसको क्या कर लेना चाहिए? इंपोर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप उन जिनसे आप खरीदने वाले हो उनसे कम की कॉस्ट पे आप उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आप उसे बना ले जाओगे तो आप करो, है ना। तो इसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। दूसरे से कंपेयर करके तब चेक करो एंड देन डिसाइड करो कि एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, बनाना है, क्या करना है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया? वो किसके इक्वल होता है? सो आंसर विल बी व्हाट? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हमसे कहेंगे नेट एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ़ कॉस्ट रेशियो ऑफ गुड्स आर। तो दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेडिंग होती है वो यूज़फुल कब होती है, जब उनका जो उनके गुड्स का कॉस्ट रेशियो है वो कैसा हो, इक्वल हो, डिफरेंस हो, अनडिटरमाइंड हो, डिक्रीजिंग हो। तो मैं एक कंट्री हूँ, आप एक कंट्री हैं, आपके यहाँ की जो कॉस्ट है और मेरे यहाँ की जो कॉस्ट है वो दोनों इक्वल रहेगी तो ट्रेड होगा, या मतलब बढ़ेगी तब होगा, या आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो तब होगा। तो किस हिसाब से कॉस्ट होगा, तो बट ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, एक के पास ज़्यादा होगी, एक के पास कम होगी। जैसे आपके पास कम है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की बात हम ट्रेड के बारे में कर रहे हैं, पर्टिकुलर जिस भी गुड के लिए, उसके यहाँ आपकी बनाने के खर्चे कम है, तो हम क्या और हमारे यहाँ अगर हम उसको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगने वाला है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वो गुड्स आपसे मंगवा लेना चाहिए। हमें वो नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें वो बनाना चाहिए जो आपके यहाँ महंगे मिलने वाले हों, आप क्या महंगे बनते हों, तो हम उसको बना के आपको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, और आपके यहाँ से हम क्या कर लें, इंपोर्ट कर लें। तो बट ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट रेशियो जो गुड्स हैं उनका क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, उनमें डिफरेंस होना चाहिए, तभी क्या होता है, ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में पॉसिबल हो पाएगा। क्यू एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड में क्यू एक्स, देखिए एक्स मतलब एक्सपोर्ट के लिए रखा गया है, तो सेकंड लेटर आप सेकंड अल्फ़ाबेट जो है उसको ध्यान देंगे, तो क्यू एक्स मतलब एक्सपोर्ट। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, क्यू एम क्या होगा, तो वही मैंने जो कहा आपका सेकंड अल्फ़ाबेट आप देखिए, तो आंसर इज व्हाट, इम्पोर्ट, ऑप्शन नंबर ए, राइट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन वॉज मार्क्ड इन, किस एरा को लिबरलाइजेशन का एरा कहा जाता है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1991, क्योंकि 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी और इसी को एलपीजी का एरा कहा जाता है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का सबसे बड़ा सबसे ही कॉन्सेप्ट लेके आया और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड वाज डेवलप्ड बाय, तो रियल कॉस्ट टर्म जो है ट्रेड का वो किसने डेवलप किया था, सो आंसर इज वाइनर ने डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट इंक्लूड ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में इनमें से कौन सा है ट्रेड जो इंक्लूड नहीं होता है, इम्पोर्ट, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, नन ऑफ द अबव। इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो इम्पोर्ट होगा या एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये तो कहता है, इम्पोर्ट मतलब आप बाहर से सामान मंगवा रहे हो, एक्सपोर्ट मतलब आप अपना सामान दूसरी कंट्री में भेज रहे हो, तो ये तो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ ना, दूसरी कंट्री इन्वॉल्व हुई, सो आंसर विल बी व्हाट, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब क्या, अपनी ही कंट्री में आप काम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ, तो इंटरनेशनल ट्रेड की जो मॉडर्न थ्योरी थी वो किसके कॉन्सेप्ट पे, किसके व्यूज़ पे बेस्ड है ना, तो ये थ्योरी बेस्ड है किस पे, ये है हेक्सचर एंड ओलिन थ्योरी, है ना, हेक्सचर एंड ओलिन के उस पर बेस्ड है। इनका पूरा नाम था एली हेक्सचर एंड बर्टलिन ओलिन। इन्होंने मॉडर्न थ्योरी दी थी इंटरनेशनल ट्रेड की, जहाँ पे इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि ये जो ट्रेड होती है ना, वो ट्रेड कैसा होना चाहिए, फैक्टर ऑफ एंडोमेंट पे बेस्ड होना चाहिए, है ना, ड्यू टू फैक्टर ऑफ एंडोमेंट। तो मतलब क्या हो गया, फैक्टर ऑफ एंडोमेंट कहने का मतलब इनका क्या हो गया इस थ्योरी का, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंट्री को वो एक्सपोर्ट करना चाहिए जो वो बहुत ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ उनके यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बहुत लो कॉस्ट पे मिलती हो ना, बहुत इजीली, बहुत चीप रेट पे मिलती हो, उनको वही चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए। अगर वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी कॉस्टिंग मिनिमम होगी, तो वो क्या करेंगे, उसका सही प्राइस लगा पाएंगे और प्राइस लगा के उसको मार्केट में सेल करके अच्छा कमा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की ड्यूरेशन है, इसीलिए इस थ्योरी को फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहा गया, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी कहा गया, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, फैक्टर एंडोमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन, बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में इनकी मॉडर्न थ्योरी थी हेक्सचर एंड ओलिन की। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना है, तो इंडिया और चाइना में ये माना जाता है कि सबसे चीप लेबर मिलता है ना, ये लेबर के लिए सबसे चीप प्लेस है, बहुत ज़्यादा लेबर की अवेलेबिलिटी है। सो ये ऑप्टिमम लोकेशन होगा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती होगी, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा लोकेशन कौन सा होने वाला है, इंडिया या चाइना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर्स बहुत सस्ते रेट पर मिल जाएंगे, चीप मिलेंगे, ये लेबर इंटेंसिव है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, राइट। यही आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the term of trade are said to be favorable to a country when the price of its export are dash relative to the price of its import। तो हम जो टर्म्स, ट्रेड का जो टर्म है उसको हम मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, जो हम कहते हैं BOT, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम फेवरेबल कहेंगे जब कंट्री की जो प्राइस है एक्सपोर्ट की, मतलब जितना उसने एक्सपोर्ट किया है उसकी प्राइस ज़्यादा हो कम हो, किससे,
इंपोर्ट से, मतलब जो इंपोर्ट की प्राइस है और जो एक्सपोर्ट की प्राइस है उसमें एक्सपोर्ट की प्राइस कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा या कम, तब हम उसे फेवरेबल कहेंगे। फेवरेबल मतलब क्या, आपके हित में, आपके लिए अच्छा है ना। तो आपके लिए अच्छा क्या होगा, एक्सपोर्ट करने और इंपोर्ट करने के, इसमें कई बार क्वेश्चन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इसी तरह बैलेंस ऑफ ट्रेड का आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का आएगा, फेवरेबल अनफेवरेबल। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि आप अगर एक कंट्री हो तो आप अपना सामान जब किसी को देते हो, है ना, इसका मतलब आपके पास बहुत है, तभी तो आप किसी को कुछ दे पा रहे हो। तो जब आप किसी को कुछ देते हो तो क्या फील करते हो, बहुत अच्छा फील करते हो ना, रिच फील करते हो। और जब आपको किसी से मांगना पड़ता है, ले आना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, उधार लो या ना करो, किसी से मांग के लेते हो, तो आपको लगता है आपके पास क्यों लेते हो, क्योंकि उसकी कमी है, आपके पास शॉर्टेज है उसकी, है ना, तो वो आपके लिए अच्छी सिचुएशन तो होती नहीं होगी। सिमिलरली अगर आपकी कंट्री है और सामान एक्सपोर्ट कर रही है, दूसरी कंट्रीज़ को सेल कर रही है, बाहर भेज रही है, इसका मतलब आपके पास ज़्यादा है वो सामान, है ना। इससे और क्या रिप्रेजेंट हुआ, इससे और क्या निकलता रिफ्लेक्शन, कि अगर आप सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो तो करेंसीज आएंगी ना, आपकी कंट्री की, आपकी करेंसी की डिमांड होगी और बाहर की करेंसीज आपकी कंट्री में आएंगी, क्योंकि पेमेंट आएगा। तो जब पेमेंट आएगा तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं, बेनिफिट है, तो बेनिफिट है ना। एक्सपोर्ट ज़्यादा करना हमारे लिए अच्छा होगा। वहीं हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से सामान मंगा रहे, तो हम ले रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन तो नहीं हुई। और इस सिनेरियो में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे दूसरे की करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, तो वो भी मेरे लिए पेमेंट हो रही है, तो ज़्यादा पेमेंट होना तो अच्छा नहीं होता है। तो अब आप सोचिए कि फेवरेबल कब होगा, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, कम। सो आंसर विल बी व्हाट, एक्सपोर्ट शुड बी हाई। तो एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हो उसकी प्राइसेस ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब आपके पास कंट्री में जो पैसा आने वाला है वो पैसा ज़्यादा आने वाला है, और इंपोर्ट की वजह से जो आपने सामान मंगाया उसकी वजह से जो आपको पैसा पेमेंट करना है वो कैसा होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कहलाएगा, अदरवाइज अनफेवरेबल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड, इनमें से कौन सा इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाएगा। सो ये आंसर बहुत सिंपल है, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इज, तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी की फर्स्ट थ्योरी कौन सी थी, तो दैट इज मर्केंटलिज्म थ्योरी। और मैंने पहले ही बोला कि ये सारी थ्योरीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान इनिशिएटेड इन इंडिया, फर्स्ट 5-year प्लान कब इनिशिएट किया गया था। सो आंसर विल बी व्हाट, 1951 में। और क्यों किया गया था, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लान इज पॉपुलरली नोन एज महलनोबिस मॉडल, किस प्लान को महलनोबिस मॉडल कहा गया था। देखिए महलनोबिस मॉडल जो है ये प्रोफेसर पीसी महलनोबिस थे और ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, है ना। तो ये जो प्लानिंग कमीशन का सेकंड प्लान था, है ना, वो आपका महलनोबिस मॉडल कहा गया। और ये टाइम पीरियड क्या था, ये टाइम पीरियड था 1956 से लेके 1961 तक का टाइम पीरियड था, राइट। तो ये आपका सेकंड प्लान था और इसका ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। ठीक है, इसी को महलनोबिस मॉडल कहा गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में, 15 मार्च 1950 में ये सेटअप हुआ था। व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया, इसका आंसर हमने पहले ही दे दिया क्योंकि वही लिबरलाइजेशन का टाइम पीरियड था। सो आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1991, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 भी इसे कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हम ले, इस इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या कहा गया था, इस पॉलिसी में कहा गया था कि जैसे इंडस्ट्रीज़ के सेटअप के लिए जो लाइसेंसिंग का सिस्टम है उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया और उसके रिमूवल की बात करी गई। तो ये इस टाइम पीरियड में लिबरलाइजेशन वगैरह एलपीजी को काफ़ी प्रमोशन मिला था और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज इंडियाज लीडिंग एक्सपोर्ट पार्टनर, तो इंडियाज लीडिंग एक्सपोर्ट पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर और एक्सपोर्ट पार्टनर इज द सेम, दैट इज यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज़ कॉल्ड, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग उसको हम क्या कहते हैं, कमर्शियल, फिजिकल, मॉनेटरी, फाइनेंस पॉलिसी। से आंसर विल बी व्हाट, कमर्शियल पॉलिसी। देखिए फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इकोनॉमी के मतलब मनी टर्म्स में बताई जाती है, जैसे टैक्स कितना लेना है, एक्सपेंडिचर कितना करना है, बजट कैसे करना है, तो इन सब के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ फ्रेम की जाती है उसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, राइट।
तो और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, यही जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन सबको कंट्रोल करने के लिए या इन सबके रिगार्डिंग जो आपकी आरबीआई पॉलिसी फ्रेम करती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जैसे कि सीआरआर कितना रखना है, एसएलआर कितना रखना है, राइट, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या सिनेरियो करना है। तो जितनी भी आरबीआई ने टेक्निक्स अडॉप्ट करी उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट ने इसी टैक्स वगैरह इनकम के रिगार्डिंग जो पॉलिसी फ्रेम की उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और कमर्शियल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी हुई लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ इंटरनल ट्रेड इज, इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम क्या होगा, तो आंसर आपको पता है, दैट इज व्हाट, फॉरेन ट्रेड, सॉरी डोमेस्टिक ट्रेड, है ना, क्योंकि इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड वो एक चीज़ हो गई, ठीक है, और फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड वो एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश इज द डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे तमिलनाडु है, थर्ड पे कौन है आपकी, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा एंड कानपुर आर फेमस फॉर इट्स इंडस्ट्रीज। तो आगरा और कानपुर किसके लिए फेमस हैं, आगरा का नाम ना भी याद हो तो कानपुर सभी को जनरली याद होता है कि लेदर के लिए होती हैं। तो बेसिकली आगरा और कानपुर साथ में बोल रहा है तो आंसर विल बी व्हाट, लेदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके डैश इज द बिगेस्ट चिकन वर्क मार्केट ऑफ एशिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एशिया का सबसे बड़ा चिकन का मार्केट कौन सा है, आंसर विल बी व्हाट, लखनऊ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुरादाबाद इज फेमस फॉर इट्स डैश वर्क। मुरादाबाद किस वर्क के लिए फेमस है, सो आंसर इज व्हाट, ब्रास के लिए फेमस है मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज कॉल्ड। तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के इस रेशियो को क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेट बार्टर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड, राइट। देखिए बेसिकली ये जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है वो है क्या चीज़, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्राइसेस के रिगार्डिंग होता है। तो ये आपको क्या करता है कि जितना भी प्राइस आपका एक्सपोर्ट पे है गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग, जो आपने बास्केट लिया है उसमें एक्सपोर्ट का जितना भी एक्सपोर्टेड सामान आपने रखा उसकी प्राइसेस, और उसको आप कॉरेस्पॉन्डिंग किससे कंपेयर करने वाले हैं, इम्पोर्ट बास्केट से। मतलब पर्टिकुलर एक कंट्री से जो आपने इम्पोर्ट किया उसके उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज रखी गई उसकी प्राइस से। तो एक्सपोर्ट गुड्स की बास्केट की प्राइसेस और इंपोर्ट गुड्स की बास्केट की प्राइसेस का कंपैरिजन होता है। तो इसीलिए इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्राइस कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं नेट बार्टर। बार्टर मतलब क्या, एक दूसरे से एक्सचेंज करना, गुड्स का एक्सचेंज करना। तो इसीलिए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड और बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इंपोर्ट, है ना। तो ये दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो एक्चुअली गेरोल्ड एम मेयर ने दिया था। 3 तरीके से इन्होंने कॉन्सेप्ट्स को क्लासीफाई किया था। कहा था कि रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज़, व्हाट, कमोडिटीज़ के बेसिस पे, कमोडिटीज़ के एक्सचेंज के बेसिस पे जो आपका है वो कितने टर्म्स हैं, एक आपका आता है नेट बार्टर टर्म्स, एक आता है ग्रॉस बार्टर टर्म्स, राइट, ग्रॉस बार्टर टर्म्स, और तीसरा आता है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, है ना, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये जो तीनों हैं कौन कौन सा आपका, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये बेसिकली क्या है, एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज़, इनके रेशियो को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो जाता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, बेस्ड ऑन द इंटरचेंज बिटवीन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के बेसिस पे जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा 2 होते हैं, एक होता है सिंगल फैक्टोरियल, दूसरा होता है डबल फैक्टोरियल, और दोनों ही किसने दिया आपको पता है, वैगनर ने दिया था, अभी हमने उसको डिस्कस किया था, राइट। और तीसरा इन्होंने कहा यूटिलिटी के बेसिस पे, यूटिलिटी को एनालिसिस करते हुए, और तब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रियल कॉस्ट का और यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का। तो ये 2 दिए गए थे। इस तरह से आपको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज अ सप्लायर ऑफ। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में मतलब इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया किस चीज़ का सप्लायर रहा है, तो इंडिया सप्लायर रहा है रॉ मटेरियल का, है ना। इसके अलावा कॉटन, सिल्क, टी, इन सब का सप्लायर रहा है। इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन और उन्होंने पूछा था कि इंजीनियरिंग गुड्स का क्वेश्चन था कि क्या नहीं सप्लाई करता था, तो ऑप्शन था हमारा इंजीनियरिंग गुड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड्स इम्पोर्ट। जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को एक्सीड कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज फेवरेबल और बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवरेबल। पहली बात यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, देखिए एक्सपोर्ट एक्सीड कर रही है इम्पोर्ट को, तो मैंने अभी पहले ही समझाया एक्सपोर्ट एक्सीड करना, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या निकला, आप ज़्यादा सामान भेज रहे हो, है ना, ज़्यादा सामान भेज रहे हो तो आपके पास करेंसी ज़्यादा आने वाली है, आपको पेमेंट रिसीव होने वाली है, पैसा आएगा तो मेरे लिए फेवरेबल ही हो गया ना। तो पहली बात तो ये तो क्लियर हो
कि ये फेवरेबल होगा, है ना। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल, एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हम कब कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कब कहते हैं। तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डिफरेंस जब हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स के गुड्स में क्रिएट करते हैं, उससे पाते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। अब देखिए कोई भी सिचुएशन हो वो दो ही होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो या बैलेंस ऑफ ट्रेड, सिचुएशन फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल होगी, राइट। अब तो फेवरेबल या अनफेवरेबल कैसे पता चलेगा, जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के गुड्स को डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, तो उनसे कहते हैं ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, गुड्स के बारे में कि क्या इतना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ। वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बात करते हैं तो ये डिफरेंस किसके बीच में है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जो रिसिप्ट्स आपको आने वाली है, पैसा आएगा और पैसा जाएगा। पैसा आएगा कब, जब आपने एक्सपोर्ट किया होगा, पैसा जाएगा कब आपके पास से, जब आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया होगा। तो ये रिसिप्ट्स के बेसिस पे, इनफ्लो के बेसिस पे या आउटफ्लो के बेसिस पे क्रिएट करती हैं, तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बेसिस पे, ना कि रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट के बेसिस पे है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के बेसिस पे होता तो आंसर विल बी व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती है ना। और अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में है, मतलब गुड्स के बारे में बात करी है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ तो दैट इज़ फेवरेबल। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कब होता, कैसा दिया रहता, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल का मतलब क्रेडिट साइड, मतलब रिसिप्ट साइड क्या हो, ज़्यादा हो, और डेबिट साइड क्या हो, कम हो, है ना। तो क्रेडिट साइड जब ज़्यादा हो और डेबिट साइड कम हो। अनफेवरेबल कब होगा, डेबिट साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड कम हो। मतलब रिसिप्ट साइड ज़्यादा होना और पेमेंट साइड का कम होना फेवरेबल, पेमेंट साइड का ज़्यादा होना, रिसिप्ट साइड का कम होना अनफेवरेबल। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लियरिंग एग्रीमेंट कम्स ऑन विच टाइप ऑफ ट्रेड। क्लियरिंग एग्रीमेंट किस तरह के ट्रेड में आता है, सो आंसर विल बी व्हाट, बायलैटरल ट्रेड। आंसर विल बी व्हाट, बायलैटरल ट्रेड। देखिए क्लियरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट जो दो कंट्री के बीच में होता है, किस लिए होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को ये सही तरीके से सेट ऑफ करा सके, ऑफसेट कर सके। मतलब ये लोग क्या करते हैं, इसमें ये बात की जाती है कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है ना, उसी के बीच में ऑफसेटिंग हो जाए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में ऑफसेट हो जाए, कि आपने अगर एक्सपोर्ट किया तो आपसे हमने इम्पोर्ट भी किया होगा और उसी के बीच में हम दोनों को ऑफसेट कर ले, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैश रेमिटेंस को मिनिमाइज़ किया जाता है। कैश रेमिटेंस को मिनिमाइज़ करने का क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि आपने एक्सपोर्ट किया मैंने इंपोर्ट किया, तो अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में पैसे का लेन देन दोनों ही हो रहा है, नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पहले ऑफसेट कर लो, फिर जो आता है वो उसकी बात करते हैं। तो इससे जो कैश का लेन देन होने वाला है ना, कैश जितना जाएगा या आएगा वो मिनिमाइज हो जाता है। तो इसी के लिए क्लियरिंग एग्रीमेंट बनता है, दैट इज बायलैटरल ट्रेड, है ना। नेक्स्ट करते हैं, इन प्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन अनटैड। तो ये हमने पहले डिस्कस किया और बता भी दिया था, दैट इज 195 कंट्रीज हैं इस वक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट। ये एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, सर्विसेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी एलिमिनेटेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, मतलब क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा, पेमेंट ज़्यादा हो रही होगी और रिसिप्ट कम हो रही होगी। तो इस सिचुएशन में क्या एलिमिनेट करना चाहिए, है ना। इस सिचुएशन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। सो आंसर विल व्हाट, एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड। देखिए इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, इंपोर्ट और करोगे तो और आपका पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट साइड तो और इंक्रीज हो जाएगा। ये तो सही सिनेरियो नहीं है। इंक्रीजिंग इंपोर्ट भी बात वही है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो पेमेंट मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, तो डेबिट साइड तो और बढ़ जाएगा, तो फिर भी डेफिसिट रहेगा। तो आंसर क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड को एक्सपोर्ट करें, मतलब एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ भी दिया होता, तो मान लो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गोल्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पैसे आएंगे तो क्रेडिट साइड बढ़ेगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा, वो सिनेरियो हट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज फेवरेबल इन इंडिया। वो टाइम पीरियड बताइए जब बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो फेवरेबल रहा हो इंडिया में। तो वो टाइम पीरियड कब था, 1972 टू 73 का, और 1976 और 77 में। तो ये दो टाइम ईयर है जब क्या रहा है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल सिचुएशन में रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिट आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनमें से कौन सा डेबिट आइटम है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आपको पता है डेबिट और क्रेडिट, डेबिट मतलब क्या हो गया, पैसे जहाँ से जाने वाले हैं, और क्रेडिट मतलब पैसे आने वाले, रिसिप्ट साइड। तो डेबिट साइड मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेबिट साइड मतलब पैसे जाएंगे जिसकी वजह से, है ना, किसकी वजह से जाएंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आप गुड्स खरीदोगे, अपने देश में मंगाओगे, तो पैसा देना पड़ेगा कि आएगा, पैसा देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट इनकम की जा रही है, ये तो आपके लिए अच्छी चीज़ हो गई। ट्रांसफर पेमेंट रिसिप्ट हो रही है, सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रही है, सब सिनेरियो में पैसे आने वाले हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी
ऑप्शन नंबर ए इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द टाइप ऑफ सिचुएशन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन कैसी हो सकती है, तो ये हमेशा से हमेशा या तो फेवरेबल आएगी या तो अनफेवरेबल आएगी। सो आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, इट आइदर बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर गैट वॉज टर्मिनेटेड। देखिए किस ईयर में गैट हट गया था, क्योंकि गैट की जगह कौन आ गया था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी, है ना। तो गैट किस ईयर में हट गया था, सो आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1995। अगर आपको टर्मिनेट होने का ईयर ना याद हो तो भी आपको अगर ये याद हो कि WTO कब स्टैब्लिश हुई थी तो वही तो होगा गैट के टर्मिनेट होने का ईयर। तो 31 दिसंबर 1995 को आपका गैट टर्मिनेट हो गया था। और ये गैट स्टैब्लिश कब हुआ था, 30 अक्टूबर 1947 में, है ना। 47 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और 95 में ख़त्म होकर इसकी जगह कौन आ गया, आपका WTO आ गया। Where is the headquarter of UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, that is Geneva in Switzerland, right? Next question है Dunkel proposal bill was prepared by whom? Arthur Dunkel, है ना, उनका पूरा नाम था Arthur Dunkel. Next question है special economic zone as such policy in India is motivated by experience of whom? तो किसके experience से हमने ये चीज़ की थी, तो that is answer चाइना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट रिलेटेड विद द WTO। तो इनमें से कौन सा जो WTO से रिलेटेड नहीं है, तो देखिए ट्रिप्स, ट्रिम्स, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO से ही है, आंसर हो जाएगा ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडिया हैज़ बिन मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिंस द ईयर। WTO कब मेंबर बना है आपका, इंडिया WTO का मेंबर कब बना है, सो आंसर इज व्हाट, 1995 पे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हम गैट के भी मेंबर थे, है ना। हम गैट के मेंबर बने कब, 8 जुलाई 1948 में। 47 में इस्टेब्लिश हुई थी गैट और 48 में 8 जुलाई 48 को हम उसके मेंबर बन गए थे। तो जब हम गैट के मेंबर थे और गैट ही चेंज होकर किस में आ गई, WTO में, गैट टर्मिनेट हो गई और कौन नाम में आ गया, WTO आ गई, तो हम उसके तो मेंबर होंगे। तो WTO इस्टेब्लिश कब हुई, 1995 में, तो हम उसके मेंबर कब बनेंगे, 1995 में, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट्स आर, तो WTO की कमिटमेंट कैसी होती है, सारे मेंबर्स के लिए होती है, फुल होती है और परमानेंट होती है। ऑन विच रिवर इज कोलकाता पोर्ट सिचुएटेड, किस रिवर पे कोलकाता पोर्ट सिचुएटेड है, सो आंसर इज व्हाट, हुगली, हुगली पे कोलकाता का पोर्ट सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज चेन्नई पोर्ट एस्टैब्लिश्ड। तो एक्चुअली देखिए चेन्नई पोर्ट जो एस्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 1861 में, राइट। 1861 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है उसका, ठीक है। और ये बिल्ट हुई थी, चेन्नई पोर्ट बिल्ट हुई थी 1861 में, लेकिन उस वक्त जो 1868 और 1872 का स्टॉर्म था उसकी वजह से ये इनऑपरेटिव हो गई थी। तो इसने अपनी वर्किंग शुरू की थी चेन्नई पोर्ट ने 1881 में, राइट। तो क्वेश्चन जैसा पूछा जा रहा है उस हिसाब से करेंगे, बट यहाँ के ऑप्शंस के हिसाब से तो नहीं है, आंसर आपका 1861 होना चाहिए था या 1881 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन डिड वास्को डी गामा रीच इंडिया। वास्को डी गामा कब इंडिया में आया था, सो आंसर इज व्हाट, 1498 में, राइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1498 में, 20th में, और ये कालीकट पे लैंड हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन विच कोस्ट डिड वास्को डी गामा रीच, सो आंसर इज व्हाट, आंसर हो जाएगा आपका केरला, है ना। तो केरला का मैलबर कोस्ट जो था कालीकट में, वहाँ पे इनका वास्को डी गामा पहुँचा हुआ था, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।